आरवीएनएल लिमिटेड रेलवे सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक जिसने इन्वेस्टर्स को खूब अच्छे रिटर्न दिए थे, लेकिन राइट नाउ इन्वेस्टर्स रो रहे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि ये स्टॉक बेयर्स की ग्रिप में है। ये बेयर्स की ग्रिप से निकलकर कब बुल्स की ग्रिप में जाएगा उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल टेक्निकल क्या बोलते हैं, कंप्लीट एनालिसिस होगा। लेकिन ध्यान रखिए ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इंफॉर्मेशन है, एजुकेशनल कंटेंट है और नॉलेज वाला कंटेंट है। इसे बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल ना माने। बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपको अगला वीडियो आईआरएफसी पे चाहिए या किस रेलवे स्टॉक पे, नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, मैं अगला वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। हमारी सिटी में भी फिलहाल बाढ़ जैसी सिचुएशन है, मेरे घर के बाहर भी 2.5-3 फुट पानी है और हमें भी यहां से शिफ्ट होना पड़ा है। लेकिन आपके लिए वीडियो लाने की मेरी पूरी कोशिश होगी, थोड़ी देर हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। चलते हैं बिना किसी देरी के आरवीएनएल पे। देख लीजिए कि अभी 53-54% टूट चुका है। राइट नाउ एक ऐसी पोजीशन पे आ गया है जहां से गिरावट होने के बाद शायद बहुत लोगों को और तकलीफ हो सकती है। देखते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है। पहले रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हैं, लेट्स एनालाइज दिस वन। वीडियो में आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोगों ने इस साल या फिर पिछले साल लॉस किया है रेलवे सेक्टर या फिर आरवीएनएल जैसे और रेलवे स्टॉक्स में या इस सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में। अगर आपने लॉस किया है तो ये मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग जब प्रॉफिट करते हैं तब तो गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं भर भर के, लेकिन जब लॉस होता है तो कौन है हमारा? तो ध्यान से सुनो, अगर आपका कोई भी स्टॉक में लॉस है, एफएनओ में लॉस है, तो इनकम टैक्स का आपको बेनिफिट मिल सकता है, टैक्स बचा सकते हो। कैसे? देखो, आपको पता ही है कि अभी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है 15 सितंबर। अब आपके लिए मैं एक सॉल्यूशन लाया हूं जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हो, जिसका नाम है क्लियर टैक्स। मैनुअल फाइलिंग करना इनकम टैक्स रिटर्न की तो बहुत मुश्किल है, तो क्लियर टैक्स पे आप अपनी इनकम टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपके समय की और पैसे की बचत हो सकती है और आप टैक्स बचा सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्लियर टैक्स पे लॉगिन करना है, पैन कार्ड डिटेल एंटर करो और आपकी 90% डिटेल ये ऑटोमेटिक फिल कर देगा। फिर आप अपना फॉर्म 16 अपलोड कर सकते हो, सैलरी डिडक्शन सारी डिटेल वहां पे आ जाएगी। उसके बाद आप अपने ब्रोकर को चूज करो। यहां पे आपको क्लियर टैक्स पे 80 से ज्यादा ब्रोकर्स के ऑप्शन मिलते हैं। अब उसमें आप अपना डाटा कैसे लोगे समझो। पहला ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ब्रोकर पे क्लिक कर दो और ब्रोकर्स पे क्लिक करके लॉगिन कर लो, आपका डाटा है ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना जो पीएनएल है ब्रोकर से डाउनलोड करके इसको क्लियर टैक्स पे अपलोड कर दीजिए। फिर क्लियर टैक्स आपके सारे गेन्स को, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म हो, एफएनओ इनकम हो या फिर लॉसेज हो, उनको सबको अलग अलग करके आपको शो कर देगा। एंड में एक समरी रिपोर्ट मिलेगा जहां पे आपको सारी डिटेल रहेगी, आपकी टोटल डिडक्शन, आपके लिए बेस्ट रेजिम कौन सा था, टैक्स कितना बन रहा है, मैक्सिमम रिफंड कितना आ सकता है, सारी डिटेल क्लियर टैक्स आपको 100% एक्यूरेसी के साथ दे देगा। आपने पिछले 8 साल में कोई लॉसेस किए हैं तो ये उनको ऑटोमेटिक सेट ऑफ कर देगा, और अगर इस साल आपके कोई लॉसेस हैं तो उनको ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड कर देगा। आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट दिलाने के लिए क्लियर टैक्स पूरी कोशिश करता है और आपका टैक्स रिफंड जितना बनेगा उतना आपको दिलवाएगा। तो फाइलिंग अब क्लियर टैक्स के साथ बहुत आसान हो चुकी है, और सबसे अच्छी बात कि ये फ्री टैक्स नोटिस सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं ये इतनी ईजी तरीके से फाइलिंग करना तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, और मेरा कोड जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है MM-TAX, इसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने आरवीएनएल का डिटेल रिसर्च रिपोर्ट खोला है और हिंदी में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। बिजनेस मॉडल क्या है? इंडियन रेलवेज की तरफ से प्रोजेक्ट उठाता है, क्या करता है उसमें नए रेलवे ट्रैक बनाता है, जो बने हुए उनको इलेक्ट्रीफाई करता है, और यहां पे रेलवे के ब्रिजेस बनते हैं। एग्जिस्टिंग जो सिंगल लाइन होती है उसको डबलिंग या ट्रिपलिंग करता है, सिंगल जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करता है। और ये काम इसको कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देती है। ये काम या तो खुद करता है या कॉन्ट्रैक्ट पे देता है, और जो मुनाफा बचता है वो आरवीएनएल की एक्चुअल इनकम होती है। अब ये रिवेन्यू कैसे आ रही है वो समझ लो। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट है बाय जोनल रेलवेज, वहां से लगभग 83% की रिवेन्यू है, और मेट्रो प्रोजेक्ट से 9%, एसपीवी है स्पेशल पर्पस व्हीकल, वहां से इसकी रिवेन्यू लगभग 5% के आसपास है। टॉप क्लाइंट कौन है भाई? इंडियन रेलवे है, मेट्रो कॉर्पोरेशन जैसे दिल्ली हो गया, इंदौर मेट्रो हो गई, सेंट्रल रेलवे, साउदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे डिवीजन जो है वो भी इसके मेन क्लाइंट्स हैं, जेबी पार्टनर्स हैं, और एसपीवी स्टेक होल्डर। अब एसपीवी क्या? स्पेशल पर्पस व्हीकल में होते हैं, जिसमें कि हमारे इजी आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स मोरेल और इंजीनियरिंग जो है वो भी इसका एक क्लाइंट बन जाता है। यहां पे आइए ऑर्डर बुक देखिए। अब ऑर्डर बुक इसकी अभी फिलहाल 1 लाख करोड़ से ऊपर की है, 1 लाख करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है, और यहां ये जो अपना मार्जिन रखता है ना वो 6% के आसपास का मार्जिन रखता है, 5 से 6। मैं 6% मार्जिन भी पकड़ूं तो ये 6000 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। ये 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है और इस पे 6% का ही रखता है, 5 से 6% के मार्जिन, तो 6000 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। कब तक? ये मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसको एग्जीक्यूट होने में 3 से 4 साल लगेंगे, तो आने वाले 3 से 4 साल के लिए हमारे पास फ्यूचर प्रोजेक्शन है। अभी इसकी मैं सेल दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा एनुअल करता कितनी है और कितनी करेगा तो ग्रोथ आएगी। ये समझ आया? तो हमारे पास फ्यूचर का प्रॉफिट का प्रोजेक्शन है कि लगभग 6000 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है आने वाले 3 से 4 साल में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये जो इसके पास ऑर्डर बुक है कहां से है?
न्यू लाइन बिछाने की ऑर्डर बुक है 42%, डबलिंग की है 28%, मेट्रो प्रोजेक्ट की ऑर्डर बुक अभी 13% है, बिजनेस डेवलपमेंट जो करने उसकी 7% और अदर जैसे ब्रिज और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है उसकी लगभग 5%। नेक्स्ट चलते हैं भाई, प्रोडक्ट स्ट्रेंथ मोनोपोली फैक्टर वो इसके नहीं बताऊंगा मैं, वो आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से इसको मिलने हैं। पीयर कंपैरिजन, बाकी पीयर के साथ में ये भी एक एक्सपेंसिव रेलवे स्टॉक ही बना हुआ है, ये भी आपको पता है। रिसेंट न्यूज और डेवलपमेंट जो है उसमें क्या हुआ था, इसको कुछ ऑर्डर मिले थे तो उस दिन इसका स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, बाद में पता चलता है Q1 रिजल्ट खराब आए तो वापस घट जाता है, किसी एनालिस्ट की रेटिंग खराब हो गई तो घट जाता है, वो छोड़ दीजिए, इसमें नहीं जाते हैं। मैनेजमेंट गाइडेंस जो दे रहा है वो कुछ पॉजिटिव दे रहा है, बट स्टिल जब तक इनका एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं होगा तब तक इसमें प्रॉब्लम रहेगी, और एग्जीक्यूशन फास्ट करने के रिगार्डिंग मैनेजमेंट की कोई गाइडेंस नहीं है, वो 3 से 4 साल कह रहे हैं। और स्पेशल पर्पस व्हीकल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी इनका थोड़ा फोकस ज्यादा है। अब इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करिए, क्या है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज में नहीं बताऊंगा, वो तो सबको ही पता है रेलवे में क्या क्या है। यहां पे वीकनेस और थ्रेट्स पढ़िए। हाई वैल्यूएशन है, Q1 की परफॉर्मेंस अभी वीक है, मार्जिन के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट वॉलिडिटी ड्यू टू प्रोजेक्ट टाइमलाइन। अब ये प्रोजेक्ट को है ना बहुत ढीला कंप्लीट कर रहा है, अगर मेरे से पूछो तो इससे फास्ट किया जा सकता है। कंपटीशन है इसके लिए बाकी अदर इंफ्रा PSU से, पॉलिसी बजट शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि रेलवे के लिए बजट अगर कम हो जाए तो इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे तो कमाओगे खाओगे कहां से, सीधी बात है। एग्जीक्यूशन डिले जो है वो सीधा सीधा कैश फ्लो को हिट कर रही है, दैट्स द रीजन RVNL को इतनी प्रॉब्लम है। फंडामेंटल समझो, थोड़े और समझाता हूं, बेसिक लेवल डाटा है उनको समझने की कोशिश करिए, और कोशिश करूंगा वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखूं, बट स्टिल लॉन्ग हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि क्वालिटी दे रहा हूं। यहां पे देखो 70,000 करोड़ की लगभग मार्केट कैप है, 13 का ROE और 14 का है ROC। अब P रेशियो देखो वो जस्टिफाइड नहीं है किसी भी एंगल से। अगर हम फ्यूचर की ग्रोथ को भी ले ले तो 6,000 करोड़ का प्रॉफिट आना है 3 से 4 साल में, हमारे पास अभी ये डाटा है। तो अगर इसको प्रॉफिट बढ़ाना है तो नए ऑर्डर्स चाहिए और फिर एग्जीक्यूशन फास्ट चाहिए। जैसे ही मार्केट को लगेगा कि एग्जीक्यूशन फास्ट हो सकता है, प्राइस में एक्शन आ जाएगा, तब तक बुल्स की ग्रिप नहीं आ सकती, ये पता चल रहा है। लास्ट 5 ईयर का अगर डाटा देख लो, यू कैन ऑल्सो सी कि एक जबरदस्त ग्रोथ आ चुकी है, बट नाउ 50-60% जो है वो करेक्शन हुआ है, एंड इसने यहां पे इसको आधा कर दिया है। आगे चलिए, एनालिस्ट की रेटिंग अभी भी इसको लेकर कुछ खास पॉजिटिव नहीं हुई है एज पर द डाटा, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। फाइनेंशियल्स के ऊपर चलते हैं, एनालाइज करिए इसको। ये हमारे पास में एनुअल डाटा है, पहले एनुअल डाटा देख लीजिए। यहां हुआ है भी 20,000 से 23,000 करोड़ की इसकी सेल रहती है, आपको ये पता चल गया। हम मानते हैं अगले साल 25,000 करोड़ की सेल कर लेगी, तो मार्जिन आप देखिए 6% से ऊपर मेंटेन करना इसके लिए चैलेंजिंग है। तो 25,000 करोड़ की अगर सेल करती है तो मार्जिन 6% रखे OPM, तो 1,500 करोड़ का नेट यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो 1,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है, तो इबिटा जो होगा यहां पे जो इबिटा आ रहा है, ये देखो आप अगर इसका ट्रेंड देखोगे लगभग ये सेल का 10% आ रहा है, क्योंकि यहां पे अदर इनकम भी इंक्लूड हो जाती है। तो आप मान के चलिए कि इबिटा उस केस में उसका 2,500 करोड़ के आसपास हो जाएगा, अगर हम अदर इनकम को भी इंक्लूड कर ले तो 2,500 करोड़ का इबिटा होगा। तो उसके बाद में आप देखिए प्रॉफिट लगभग 1,500 करोड़ के आसपास जो पीछे दिख रहा है। हम एक फ्यूचर प्रोजेक्शन लेते हैं कि लगभग 1,500-1,600 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, एंड वो सबसे अच्छा प्रॉफिट था इसका आज तक का, जो मार्च 2024 तक के ईयर में इसने दिया था, यानी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में इसने दिया था। अगर वो आता है तो मार्केट ने जो पहले वैल्यूएशन दी थी वो देने की कोशिश हो सकती है, बट इससे अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो एक नया जो तरीका है इसका या नए हाईस के लिए फिर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मार्केट ने इतना स्वाद तो चख ही लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वार्टर रिजल्ट पे आइए, यहां इसको देखिए थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करिए। इस साल जो रिजल्ट आया है वो पिछले साल से कैसा है, इसको आप खुद एनालाइज करिए। देखिए ये रिजल्ट है, और ईयर ऑन ईयर भी खराब और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खराब है, तो मार्केट देखो उसकी कुटाई तो करेगा। बिकॉज आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे दैट इज 1%, तो बहुत गंदे मार्जिन हैं, और इतना प्रेशर आएगा तो दिक्कत होगी। ये मार्जिन सुधरते ही है ना आपको RVNL में प्राइस एक्शन दिखेगा, वो चार्ट पे बताऊंगा कैसे समझ आएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब एक बार ये देख लो सबसे बढ़िया क्वार्टर इसके लिए कौन सा था वो समझो, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। सो सबसे बेस्ट क्वार्टर जो इसके लिए था दैट इज हियर, जो मार्च 2024 का था, जहां पर इसकी सेल देख लो आप 7,000 करोड़ की हुई थी। रिवेन्यू इसमें अदर इनकम ऑब्वियसली इंक्लूड है, तो 7,000 करोड़ का अगर इन्होंने किया है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 से 30,000 करोड़ अगर ईयरली जाते हैं तो उसके बाद इनके लिए आगे की जर्नी आसान हो सकती है और मार्केट उसको लाइक कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये सेल्स आ रही है, जो ये डाटा आ रहे हैं, दैट इज नॉट सो गुड एंड नॉट सो अट्रैक्टिव फॉर द मार्केट। एनुअल कंपेयर करते हैं इसको, लुक एट दिस। तो अगर आप देखो तो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर, उसी में इसका जो काम हुआ था बढ़िया था, उसके बाद में इतना अच्छा नहीं है। लुक एट द नेट प्रॉफिट, सबसे अच्छे नेट प्रॉफिट 2024 तक ही थे, मार्च 2024 तक, उसके बाद अच्छे नहीं है। दैट्स व्हाई मार्केट इज पनिशिंग दिस वन। और अब इसके पास जो है मार्केट ये देखेगा, ये अपने
ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसे करती है और कितने मार्जिन पे करती है। अच्छे लगेंगे प्राइस एक्शन दिखेगा, वरना नहीं मिलने वाला। आइए चलते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, लेट्स चेक प्रमोटर्स वगैरह क्या कर रहे हैं। प्रमोटर्स अभी एज इट इज है, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, प्रेसिडेंट के नाम से। एफआईआईज ने माल बेचा है, डीआईज ने थोड़ा प्लस किया है, पब्लिक वैसी की वैसी है। 23 लाख शेयर होल्डर से लगभग 22,90,000 हो गए। आप कह सकते हो 2370 से 2290, 80,000 शेयर होल्डर छोड़ के गए हैं इसको। एक बार शेयर होल्डिंग का ट्रेंड देख लीजिए कैसा रहा है। यहां पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कैसे बढ़े हैं वो आपको आइडिया लगना चाहिए। लुक एट दिस इज द डाटा। यहां पर देखिए ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़े। मार्च 2024 तक जब सबसे बेस्ट रिजल्ट आया था 18 लाख शेयर होल्डर हो गए थे। उसके बाद में जैसे जैसे यहाँ पे मोमेंटम देख रहा है आपको कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़े ही है, बेच के निकलने का मौका नहीं मिला है। लोगों को तेजी पसंद आती है तो वो घुस जाते हैं। लेट्स गो टू द टेक्निकल, वहां कंप्लीट पिक्चर देता हूं, इसको ध्यान से समझना। हैव अ लुक। ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है और इसको जरा एक बार आप देख लीजिए। डेली चार्ट है। व्हाट अबाउट दिस वन? एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास जो है वो आरवीएनएल आके खड़ा है, दैट इज 300। अब यहां से इसने एक टेम्पररी बाउंस लिया है। बुल्स ने अपनी एक स्ट्रेंथ शो करी है। इस स्ट्रेंथ को अगर कंटिन्यू करना है बुल्स को तो एक इसमें यहां से 360 से 380 की एक रेंज है। यहां से जाने के बाद जब एक बेयर्स अटैक करे और फिर ऊपर जाए तो कंफर्म होगा कि एक अप ट्रेंड की तरफ वो जा रहा है, वरना यहां से नीचे आने पे अभी और प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिर्फ डेली चार्ट है, हम सारा एनालाइज करेंगे और प्रॉपर बताऊंगा किस सिचुएशन में क्या हमें नॉलेज मिल सकती है और हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। ओके, तो बिलो दिस लाइन हमें पता है कि और पेन आ सकता है। अब वो पेन जो है वो आप यहां पे नोट करिए। वो पेन शायद यहां पे आके रुके या इससे भी नीचे, किसी को नहीं पता, लेकिन इस लाइन के नीचे पेन है। वापस ऊपर आएगा तो इस लाइन के नीचे ऊपर आते ही ठीक हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो एक मैं आपको डिस्क्लोजर के तौर पे बताऊं, ये जब यहां पे था, यहां मैंने इसमें एक ट्रेड लिया था। मैंने खुद ने मतलब हमारे जो एसटीपी स्विंग वाली सर्विस है उसमें एक ट्रेड लिया था और यहां पर हमारा एसएल गया तो हमने एग्जिट किया। सपोज करिए, इमेजिन करिए उस चीज को कि मैं एग्जिट नहीं करता तो क्या हालत होती। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज आपको पता है कि जो आपका सेटअप था वो वर्क कर रहा है, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि नहीं यहां से निकलो तो वहां से निकलो। अगर नहीं निकले तो ये हालत हो जाएगी। मैंने भी इसमें किया था, मैं आपको भी बताना चाहूंगा। तो ये पोजीशन होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना होता है। ओके, अब डेली चार्ट हमें बोल रहा है ट्रेंड इज ओवरऑल साइडवेज और साइडवेज टू बेरिश। बेरिश क्यों? ध्यान से देखो, ये तो साइडवेज था ही ना, अब इसको तोड़ने आ रहा है तो बेरिश हो जाएगा। ओके, अब ट्रेंड में जाना है तो इस रेंज में आओ पहले और अपने आप को प्रूव करो। डेली चार्ट पे तो ये है। वीकली देखते हैं, वीकली क्या बोलता है। दिस इज द वीकली डाटा। और एक बार मैं इस करेक्शन को हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ी चीजें इजी देखने को मिले। यस, इस करेक्शन को हटाया। नाउ लुक एट दिस। वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हो, यहां तो सपोर्ट मिल ही रहा है लगातार। देखो लगातार हर हफ्ते नया लो बन रहा था और लगातार रेड कैंडल्स थी। किसी भी रेड कैंडल के ऊपर वीकली क्लोज नहीं थी। इस हफ्ते ये इसके ऊपर वीकली क्लोज करता है फ्राइडे तक, तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा मोमेंटम गेन हो रहा है, बट दैट डजंट मीन कि बुल्स की ग्रिप आ गई है। बेयर्स की ग्रिप अभी भी हावी होगी। बुल्स की ग्रिप के लिए कुछ कंडीशंस है जो मैं समझाऊंगा आगे। इतना क्लियर है? अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक जो रेंज दिख रही है आपको, ये वाली ऑलमोस्ट 380 के आसपास की रेंज है। 360 380, आप 380 पकड़ो उसको अपर रेंज में। इसके ऊपर ही हम कह सकते हैं ऑन वीकली चार्ट ऑल्सो कि बुल्स अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब तक बुल्स की ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, नाउ हैव अ लुक एट द मंथली चार्ट और फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा दिखाऊंगा, वो भी समझना। दिस इज द मंथली चार्ट। ध्यान से देख लीजिए, ये कितने महीने का लो तोड़ने आ रहा है। ये लगभग मार्च का लो है, मार्च अप्रैल का। अगर वो टूटता है तो पेन है कि नहीं आप बताओ। ये लगातार इस रेड कैंडल को देखते जाओ। कोई भी रेड कैंडल है उसको, रेड कैंडल मतलब रेड बॉडी होनी चाहिए। ये दोजी रेड कैंडल नहीं है। ओके, कोई भी रेड कैंडल के हाई के ऊपर आप मंथली क्लोज नहीं कर पा रहे हो, यानी कि मंथली ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, मतलब साइडवेज टू बेरिश है। बोलो समझ आया इतना? तो साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। इसको काटने के लिए मंथली क्लोज इस लेवल के ऊपर चाहिए। ओके, दैट इज 360। तब हम ऐसा मानेंगे कि बुल्स ने मंथली चार्ट पे खुद को प्रूव किया है और उसके बाद में ये जो सपोर्ट होगा नीचे जो बना है, दिस विल प्ले ए की रोल। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि डेली या वीकली पे 360 380 के ऊपर चले जाओ, तब आपका समझ आएगा कि बुल्स आ गए हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? चलो कोई बात नहीं, मंथली पे भी अगर 360 के ऊपर आप क्लोज कर देते हो, अब मंथली तो सितंबर के एंड तक होगी, तब भी ऐसा माना जाएगा कि बुल्स आ गए हैं और इसको नीचे सपोर्ट ले लिया गया है। इतना क्लियर हुआ? इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब आइए आगे चलते हैं। इसको मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको कि ये गिरावट जो हुई है ना, अभी इसमें आप देखते जाइए, मैं ये दिखाता हूं। देखो ये वाला, इसकी वेव्स को आप समझते जाइए। बुल्स जब भी अटैक कर रहे हैं, बेयर्स का अटैक उससे ज्यादा है और वो नीचे फेंक रहे हैं। बुल्स ने फिर अटैक किया, बेयर्स ने फिर अटैक करके नीचे फेंका। तो यानी बुल्स का अटैक, जैसे देखो ये हो रहा था बेयर्स का अटैक, बुल्स यहां अटैक करते हैं, बेयर्स इससे नीचे दे देते हैं। अब बुल्स वापस अटैक करें,
फिर बेयर्स अटैक करें और फिर बुल्स अटैक करके उस हाई को काटे, तब समझना ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। इसको मैं एक बार और समझाता हूं। यहां पर देखो, इधर देख लो आप एक बार वीकली चार्ट। तो ये है यहां पर, ये देखो ये एक फॉर्मेशन बन रही थी, यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां एक चांसेस थे कि वो ऊपर जाए, बट यहां पे बेयर्स ने फिर से अपना जो मोमेंटम है वो कैच किया, तो बुल्स को यहां से नलीफाई कर दिया, नीचे आए। अब बुल्स इसको वापस ले जाए, नीचे आए और ऊपर जाए, इस टाइप से, तब हमें कंफर्म होगा। सो वी नीड दिस टाइप ऑफ पैटर्न ऑन द वीकली चार्ट। जब ऐसा मिल जाए तो समझना कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस है, कुछ चांसेस है। अब वो यहां से ऐसे करके भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है, वो हमें देखना होगा। बट राइट नाउ ये स्टॉक जो है 380 और 300 एक बड़ी रेंज अगर बताऊं तो इसमें है, जिधर कटेगा उधर मोमेंटम है। बट फिलहाल कोई भी जल्दीबाजी में मेरे हिसाब से स्मार्ट प्लेयर इसमें डिसीजन नहीं लेंगे, वो आराम से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। दूर बैठे, मेरी तरह दूर बैठे वॉच कर रहे हैं, लेट्स सी, क्योंकि अभी चांसेस ये भी हो सकते हैं। हमें सारी संभावनाओं को एनालाइज करना चाहिए। राइट नाउ ये क्या है, दिस इज लाइक अ नो डिसीजन जोन एज ऑफ नाउ। कोई डिसीजन यहां पे नहीं लिया जा सकता है, इतना आपको कंफर्म हो चुका होगा। आइए एक और डाटा दिखाता हूं, इसको समझिए। आप इसको देखिए, ये हमारे सामने है वीकली चार्ट। एक बार वीकली चार्ट में मैं ड्राइंग्स को हाइड करता हूं, लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है। और इस वीकली चार्ट पे आप देखिए, जब भी ये जो आरएसआई का जोन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं चलो इसको, यहां पर, यस, ये आरएसआई का देखो जोन है, ओवरबॉट जोन। जब भी इसमें स्टॉक गया था, फिर देखो कई हफ्तों तक साइडवेज था, जब भी ऐसे गया था। लेकिन देखो अब की बार क्या हुआ है, साइडवेज नहीं हुआ, सीधा नीचे आया है। और आरएसआई एक बहुत आप कह सकते हो कि अट्रैक्टिव जोन में है, आप ऐसा कह सकते हो, बट प्राइस इज नॉट दैट अट्रैक्टिव लुकिंग एट द पैटर्न्स ऑन द चार्ट। सो हम अदर फैक्टर्स को कह सकते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी है कि अब ओवरबॉट जोन नहीं है, एक ठीक ठाक जोन आ चुका है, बट स्टिल प्राइस एक्शन इज मच नीडेड। वो अभी तक मिसिंग है, तो वो मिलेगा तो आगे का कुछ गेट खुलेगा। एक और चीज दिखाता हूं, इसको और समझिए। सो दिस इज द डेली चार्ट। ये वापस मैंने एक बार डेली चार्ट लगाया, देखो सारे फैक्टर्स को एनालाइज करो। ये जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज दिख रहा है ना, इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के जब ऊपर आया था, तभी मैंने कुछ पोजीशन लेने का जो विचार बनाया था। बट जैसे इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को यहां तोड़ा विद अ गुड सपोर्ट जोन, तो वहां पे मेरा एग्जिट बना। अब देखो आप यहां पर अभी नीचे है, तो इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के जब तक नीचे है, तब तक आप मान के चलो बेयर्स की ग्रिप बनी हुई है। तो अब डिसीजन पॉइंट कैसे हो सकते हैं वो सीखते हैं। तो उसके लिए आप जरा यहां आइए, हम एक यहां पे पॉइंट डिसाइड करते हैं और हम कैटेगरी लिखते हैं, ठीक है। और यहां पे हम लिखते हैं लर्निंग केसेस, ओके, ये केसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट केस ये होगा कि ये सोच के देखिए, किसी को फ्रेश स्विंग करना हो, स्मार्ट प्लेयर है, तो वो क्या डिसीजन लेगा, ओके। उसका डिसीजन क्या होगा, ही विल बी वेटिंग। वेटिंग क्यों, प्राइस एक्शन अभी तक मिसिंग है, तो अभी जिसको स्विंग करना होगा वो क्या कर रहा होगा, वो वेट कर रहा होगा। हम स्मार्ट प्लेयर की बात कर रहे हैं, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। सेकंड नंबर बात करते हैं, जो फ्रेश इन्वेस्टिंग के लिए देखते हैं बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स कंबाइन करके, जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो भी क्या करने होंगे, दे आर ऑल्सो वेटिंग। वो भी कह रहे हैं कि वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है। थर्ड कैटेगरी वो है जो ऑलरेडी, या आप कह सकते हो कि ऊपर से फंसे हुए होंगे, ऐसे कुछ प्लेयर, वो उनकी थिंकिंग अभी क्या हो सकती है, दे विल बी ऑल्सो वेटिंग। यानी कि यहां पे इनफ्लो आना, हम कह दें कि इनफ्लो आ सकता है क्या ऐसे चार्ट पैटर्न्स पे, तो इनफ्लो आना मुश्किल है। लेट द बुल्स, कौन बुल्स, जो बड़े बुल्स हैं, नॉट स्मार्ट बुल्स, जो बहुत बड़े बुल्स हैं, उनको प्रूव करने दो कि बेयर्स की ग्रिप से हमने इसको हटा दिया है। वो प्रूफ कैसे होगा मैंने आपको समझा दिया है। उसके लिए इनको एक अटैक करके ऊपर ले जाना पड़ेगा, एक बुल्स का अटैक एंड दैट इज बेयर्स अटैक, और उसके बाद उसको नलीफाई करो। तब आप मानना कि यहां पे जो बड़े बुल्स है वो आ गए हैं, तब ये जो स्मार्ट प्लेयर्स होंगे, ये वाले दोनों, ओके, ये उसको रिव्यू करके देखेंगे कि यस अब देखा जा सकता है। तब तक दूर से बैठ के मैच देख रहे होंगे। मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन यस, दूर से बैठ के मैच देखने का फिलहाल मजा है। और आरवीएनएल ऐसा नहीं है कि कोई खराब कंपनी है यार, वैल्यूएशंस आर नॉट जस्टिफाइड, ये आपको ध्यान रखना है, एंड टेक्निकल्स आर नॉट सपोर्टिंग एज ऑफ नाउ। लेट्स वेट एंड वॉच कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। बट लेवल का ध्यान रखिए, 360 380 उस रेंज में आप रिव्यू करिएगा इसको एंड चेक करिए, वहां से एक बेयर्स अटैक कर दे और ऊपर निकले तो ज्यादा बेटर होगा, उसको देखना, ठीक है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छी लगी है, समझ में आया है कि आरवीएनएल में अभी की डेट में जो बहुत लोगों को लग रहा है कि यार 300 के आसपास है, क्या हमें सीखने को मिल सकता है, तो मैंने उनको समझा दिया कि क्या उन्हें सीखने को मिल सकता है और किससे उनकी हेल्प हो सकती है, उनको जल्दीबाजी करनी चाहिए या नहीं। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, सारी कंडीशंस बताई है, सारे आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसी एनालिसिस मुझसे सीखने आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जिसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, या इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, नीड योर सर्विस डिटेल, हमारी टीम आपको डिटेल दे देगी। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी
आपकी किसी भी टाइप से हमारी सर्विस के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, इस नंबर पे आप संपर्क करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।